हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग 7 असेंशियल डिटेल्स टू इंक्लूड इन योर रिसर्च प्रपोजल। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था ऑन पॉइंट्स दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन ऑर्डर टू मेक योर एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग। और बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला कि सर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकला है, सो just make a video on essential details that we have to include in our research proposal। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको एंड तक देखिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू मेक अ गुड रिसर्च प्रपोजल। और एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल विल लीड्स टू योर सिलेक्शन एज वेल। So before getting into this video, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. Along with that, you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page and Telegram is given in the description box। और जो भी हमारे YouTube वीडियो के लिंक्स होती हैं, जो भी हमारे क्विज़ेज़ की या फिर कुछ हम इम्पॉर्टेंट ब्लॉग डालते हैं अपने वेबसाइट पे, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट मैंने और बहुत सी इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो आपके लिए पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मैक्सिमम डाउट्स जो है उस प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे, तो आप डेफिनेटली रेफ़र करिए उन वीडियोस को। और जो लोग नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई कैन एश्योर यू कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ईजी लगने लग जाएगी। और मैंने एक और प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन पेपर 1। आप उसको भी ज़रूर देखिए बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम बहुत करते हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हमको हमारी एक्चुअल प्रोग्रेस पता चलती है। सो डू वॉच द वीडियोज़। इसके साथ साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं। हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वीडियोस अपलोड करते हैं एड इंडिया यूट्यूब चैनल पे, और आपको हेल्प करेंगे ये अगर आप नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल भी है एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं, आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फेवरेबल रिजल्ट्स। एंड डेली 10 PM स्पेशल क्लासेस होती हैं नवदीप कौर मैम की अनअकैडमी पे, आप उसको भी ज़रूर देखा करिए। और यूट्यूब चैनल नव क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज डेली बेसिस पे बहुत ही अच्छे कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस आते रहते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमको इनकॉर्पोरेट करनी है इन अ गुड रिसर्च प्रपोजल। तो फर्स्ट इज़ यू हैव टू राइट डाउन अ क्लियर बट मेमोरेबल वर्किंग टाइटल। एक ऐसा आपको टाइटल लिखना है जो कि रीडर को अपने आप में ही बताए कि आपका रिसर्च किसके बारे में है, आपका रिसर्च प्रपोजल किसके बारे में है। ठीक है, तो आपको टाइटल का खास ख्याल रखना है कि आपका टाइटल क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या रिसर्च प्रपोजल है। राइट, वो क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ रीडर को समझ में आ जाए कि आपका रिसर्च किसके ऊपर है, आप किसके ऊपर रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो आफ्टर रीडिंग द टाइटल। सेकेंड पॉइंट जो आपको इनकॉर्पोरेट करना है एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं एक स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट में, कि इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इम्प्रेसिव। तो किस तरीके से आप इम्प्रेसिव बना सकते हो अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके सब्जेक्ट एरिया को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके सब्जेक्ट एरिया का प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो रिसर्च की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो भी एड्रेस होनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये दो चीज़ें अगर आप रखोगे तो इससे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट इम्प्रेसिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट थिंग यू हैव टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एरिया एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू जस्ट एड्रेस योर स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम। और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इन्फॉर्मेटिव। और अगर आप ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट इम्प्रेसिव हो जाएगा और एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा रीडर के ऊपर। सो सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इज़ इंट्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट लिटरेचर रिव्यू।
लिटरेचर रिव्यू में आपको कंप्लीट लिटरेचर जो हमने रिव्यू की है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करना है। आपको की स्टडीज़ इन योर फील्ड जो हैं, जो भी आपको की स्टडीज़ लग रही हैं कि हाँ इसको मुझे लिखना चाहिए लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में, इससे एक वाइटल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी रीडर को, वही लिटरेचर रिव्यू आप अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखें। इज इट क्लियर? सारी चीज़ें जो भी आपने रेफ़र की हैं, जो भी आपने रिव्यू की हैं, जो भी लिटरेचर आपने रिव्यू किया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेंशन द की स्टडीज़ इन योर फील्ड। इज़ इट क्लियर? सो दैट रीडर को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी हो सके, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है रीडर को ये जानने में कि किस तरीके से आपकी जो स्टडी है वो एग्जिस्टिंग रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रही है। इज इट क्लियर? सो थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट लिटरेचर रिव्यू, जिसमें सारे लिटरेचर रिव्यू आपको मेंशन नहीं करने हैं। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द की स्टडीज़ इन योर फील्ड, और किस तरीके से लिखना है इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैंने एक रिसर्च प्रपोजल का स्पेसिमन लेकर के पूरा रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं ये समझाया है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको टॉप में लिंक्स मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली उनको रेफ़र करिए। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में मैं बता ही रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को आपको डेफिनेटली रिसर्च प्रपोजल में लिखना ही है। इज़ इट क्लियर? आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी लिखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि रिसर्च एम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है। और अगर मैं रिसर्च एम की बात करूँ तो ये आपको बताता है ब्रॉड एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी, राइट। साथ ही साथ आपको ये बताता है कि आप ओवरऑल क्या अचीव करने वाले हो थ्रू योर रिसर्च। इज इट क्लियर? तो ये होता है रिसर्च एम। ये आपको बताता है कि ओवरऑल आप क्या अचीव करने वाले हो, ठीक है। ये ब्रॉडली आपको बताता है कि क्या आप अचीव करने वाले हो थ्रू योर रिसर्च। और अगर मैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ये कंपेरेटिवली नैरो होता है, ये मोर फोकस्ड होता है, राइट। और ये आपको बताता है कि किस तरीके से आप ओवरऑल स्टडी एम को आप एक एक करके अचीव करने वाले हो। जो आपने ब्रॉडली बताया है रिसर्च एम के अंदर ना, आप किस तरीके से उसको अचीव करने वाले हो। रिसर्च एम तो आपको बताता है कि क्या आपको अचीव करना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपको बताता है कि किस तरीके से आप रिसर्च एम को अचीव करने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आपके जो इंटरव्यूअर होते हैं ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, तो आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपनी रिसर्च का हाइपोथेसिस भी स्टेट करना है, और आपको बताना है रीडर को कि आप इस हाइपोथेसिस को आगे जा कर के टेस्ट करने वाले हो। फिफ्थ पॉइंट इज़ ऑन मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो सारे मेथड्स जो आप अपनी स्टडी में यूज़ करने वाले हो। और साथ ही साथ आपको ये भी इंक्लूड करना है कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करने वाले हो। आप क्वालिटेटिव अप्रोच फॉलो करने वाले हो या आप क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो करने वाले हो, आप कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले हो, आपके एथिकल कंसर्न्स क्या क्या होंगे, आपके सैम्पलिंग एंड एनालिसिस टेक्निक्स क्या क्या होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेथडोलॉजी में लिखनी है। और एक रीडर इसको ज़रूर पढ़ता है कि कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ करने वाले हो अपने रिसर्च में, है ना। आप कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करने वाले हो, आप क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक यूज़ करने वाले हो या क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक यूज़ करने वाले हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेथडोलॉजी सेक्शन में लिखनी है। और आपको कोशिश करना है कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिसर्च प्रपोजल में लिखना ही है। और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी लिखना है कि आपने ये मेथड क्यों चुना है इन कंपेरेटिव टू अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, है ना। तो आपको जस्टिफिकेशन भी आपको देना है, इसीलिए बट नेचुरल है, इतनी सारी चीज़ें अपन लिख रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव हो ही जाएगा। तो मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेथडोलॉजी सेक्शन में लिखनी है व्हाइल राइटिंग अ गुड रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑन स्कोप ऑफ रिसर्च। बहुत से लोग अपने रिसर्च प्रपोजल में स्कोप ऑफ रिसर्च को अवॉइड कर देते हैं, पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि स्कोप ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ इट क्लियर? और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप अपने रिसर्च को एक लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड रिसोर्सेज में कंप्लीट करने वाले हो। आपको रियलिस्टिक व्यू देना है अपने रिसर्च का। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इस पे भी रिसर्च कर सकता हूँ, मैं उस पे भी रिसर्च कर सकता हूँ, और बहुत ही ब्रॉड रिसर्च प्रपोजल लिख देते हैं। और फिर जो उनके इंटरव्यूअर होते हैं वो ये पूछते हैं कि यू हैव लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, कि आप इतना ब्रॉड एम को अचीव कर लोगे, राइट। तो वहाँ पे फिर कोई ना कोई कमी निकल आती है। तो आपको कोशिश करना है कि आप फोकस्ड रहो, जैसे कि मैंने आपको बताया, और स्कोप ऑफ रिसर्च आप लिखो। आपको स्कोप ऑफ रिसर्च किस चीज़ को ध्यान में रख के लिखनी है
कि लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कैसे रिसर्च कर सकते हो, किस तरीके से अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकते हो लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड रिसोर्सेज में। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको स्कोप ऑफ रिसर्च लिखना है अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये चीज़ भी लिखनी है कि आप किन किन चीज़ों को कवर नहीं करने वाले हो, कौन कौन सा एरिया अनएड्रेस्ड रहने वाला है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं आपकी स्टडी की। ये सारी चीज़ें भी आपको स्कोप ऑफ रिसर्च में लिखनी है। स्कोप मतलब आपका फोकस एरिया क्या है, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, राइट। In limited time and limited resources, I am going to focus on this particular topic, this particular area of research, और मैं इन एरियाज़ को बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा हूँ एंड दिस विल बिकम द लिमिटेशन ऑफ माई रिसर्च, राइट। और लिमिटेशन लिखना कोई गलत बात नहीं है, आप फोकस्ड हो, ये पॉजिटिव चीज़ स्कोप ऑफ रिसर्च बताता है। लास्ट पॉइंट है आपके रिसर्च प्रपोजल का आउटलाइन एंड टाइम टेबल। एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल में चैप्टर आउटलाइन एंड टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए। क्या होता है ये चैप्टर आउटलाइन? चैप्टर आउटलाइन की अगर अपन बात करें तो चैप्टर आउटलाइन बताता है आपको कि किस तरीके से आप अपना फाइनल डिसर्टेशन को कंप्लीट करने वाले हो। एंटायर स्ट्रक्चर बताता है, जैसे फी स्ट्रक्चर वगैरह रहता है ना, वैसे एंटायर स्ट्रक्चर बताता है कि किस तरीके से आप अपना फाइनल डिसर्टेशन को कंप्लीट करने वाले हो, राइट। व्हाट विल बी द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इट। साथ ही साथ हर एक सेक्शन किन किन चीज़ों को कवर करेगा और किस तरीके से आप अपने ओवरऑल रिसर्च एम को अचीव करने वाले हो, राइट। तो एक तरीके से पूरा ये आउटलाइन बताता है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल में तो आप सिर्फ ये बताने वाले हो कि आप इस एरिया ऑफ रिसर्च पे आप काम करने वाले हो और आपको उस रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आगे जा कर के डिसर्टेशन या फिर थीसिस बनाना है। तो एक तरीके से एंटायर स्ट्रक्चर आपको लिखना है, हर एक सेक्शन में आप क्या क्या कवर करने वाले हो और किस तरीके से आप ओवरऑल रिसर्च एम को अचीव करने वाले हो, ये चीज़ आपको चैप्टर आउटलाइन में लिखनी है। नेक्स्ट इज़ टाइम टेबल। टाइम टेबल आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बताता है कि किस तरीके से आप इनिशियल रिसर्च से लेकर के फाइनल आउटकम तक आप जो है एक स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करने वाले हो, ये पूरा टाइम टेबल बताता है। जैसे कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं कि हम ये चीज़ करने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डे ये चीज़ करने वाले हैं, फिर हम ये चीज़ करने वाले हैं। एक यू कैन से स्टेप बाय स्टेप प्लान जो होता है वो हम बनाते हैं रिसर्च प्रपोजल के अंदर कि फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द फाइनल स्टेज हाउ स्टेप बाय स्टेप वे यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर एंटायर रिसर्च। इज़ इट क्लियर? और अगर आप ये चीज़ लिखते हो अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर तो ये आपके रिसर्च का प्रैक्टिकल साइड भी बताता है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल को एक रिटर्न फॉर्म में नहीं लिख रहे हो, आप आगे जा करके इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी जानते हो कि प्रैक्टिकली मैं किस तरीके से इस रिसर्च को करने वाला हूँ। इज़ इट क्लियर? और इससे आपका रिसर्च प्रपोजल कन्विंसिंग हो जाएगा। So these are the important points that you have to incorporate in order to make a good research proposal. So this was the complete video on the important points that you have to incorporate in a good research proposal. और अगर आप इन पॉइंट्स को अपने रिसर्च प्रपोजल में इनकॉर्पोरेट करते हो तो इससे आपका रिसर्च प्रपोजल कन्विंसिंग हो जाएगा और एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा रीडर के ऊपर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग के लिए और कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस लाते रहें। कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकें। शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।